रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थोड़ा बहुत इंट्रो बताता हूँ मैं कि इंट्रो इसका क्या है। तो इंट्रो इसका यही है कि जो इसमें आपके रिप्रोडक्शन वगैरह जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आपकी एम्ब्रियोलॉजी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा इसकी डिजीजेज है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है। उसके अलावा स्पर्मेटोजेनेसिस है, ओजेनेसिस है। उसके अलावा ये सारी चीजें जितनी भी आपके ये रिप्रोडक्शन के रिलेटेड है, इन सबको इस सिस्टम में हम पढ़ेंगे। और ये सिस्टम थोड़ा सा लेंथी है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि इसको हम 17-18 क्लासेस में, वैसे तो मेरा टारगेट 17 क्लासेस का है, लेकिन पिछले स्टूडेंट मुझे बता रहे थे कि यार कोई बंदा कह रहा है फास्ट हो गई है स्पीड, कोई बंदा कह रहा है स्लो हो गई है। तो आपने मुझे साथ साथ बताते रहना है कि हमारी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। तो खैर हम स्टार्ट करते हैं। हम अपनी सबसे पहले मैं आपको बुक दिखाता हूँ कि जहाँ से हमने पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपकी आ गई बुक। ये है हमारी बुक, और हम चलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। कल हमने रीनल सिस्टम कंप्लीट किया था। आई होप कि आपको रीनल सिस्टम अब अच्छे से आता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा स्टार्ट होता है पेज नंबर 635 से ये स्टार्ट होता है। और हम सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी इसकी थोड़ी सी मुश्किल है। तो हम पहले आसान चीजें पढ़ेंगे ताकि आपकी थोड़ा बहुत इसमें इंटरेस्ट बने, ताकि आपको थोड़ी बहुत चीजें आए। उसके बाद हम मुश्किल चीजों पे आएंगे। ठीक है, तो जो पेज नंबर 648 है उस पे चले। 648। ठीक है, 648 पेज नंबर है। ये अपनी सारे बच्चे अपनी बुक सामने रखें और बुक्स के साथ पॉइंटर वगैरह सामने रखें, ताकि जो मैं चीजें आपको एक्स्ट्रा लिखाऊं वो आप अपनी बुक पे लिख सके। और पेज नंबर है 648। 648 पेज नंबर खोलें फर्स्ट एड का। इस पे लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव एनाटमी। सबसे पहले हम एनाटमी पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर एम्ब्रियोलॉजी थोड़ी थोड़ी करते जाएंगे और साथ साथ फिजियोलॉजी करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह हम इसको लेके चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको आसान चीजें करवाऊंगा ताकि आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बने, वरना आपको पहले दिन ही लगेगा कि यार ये मुझसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहले दिन हम आसान थोड़ी चीजें करेंगे और आपका इंटरेस्ट डेवलप करने की मैं कोशिश करूंगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सिस्टम है, अगर आपको ये समझ आती है तो आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। खैर हम इसको स्टार्ट करते हैं। अ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव एनाटमी। रिप्रोडक्टिव एनाटमी में सबसे जो पहली चीज है उसने लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि गुनेडल ड्रेनेज। गुनेड्स आपको पता है, गुनेड्स हम किसको कहते हैं? गुनेड्स जो हमारी ओवरीज होती हैं, या जो फीमेल्स में ओवरीज होती हैं, जो मेल्स में टेस्टिस होती है, उसको हम गुनेड्स कहते हैं। इसकी जो वीनस ड्रेनेज है, इसकी जो वीनस ड्रेनेज है उसको हम डिस्कस करने लगे हैं कि जब ये इससे ब्लड वापस जाता है हमारे हार्ट की तरफ, तो फिर क्या क्या मसाइल होते हैं, उसका क्लिनिकली क्या रिलेशन है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि फर्स्ट एड ने आपको सारी एनाटमी नहीं पढ़ानी होती। फर्स्ट एड में सिर्फ आपको वही एनाटमी पढ़ानी होती है जो आपके लिए अहम है, जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको अगर आपने एनाटमी सीखनी है तो वो सर्जरी के लिए सीखनी है, वरना क्लिनिकली यही एनाटमी इंपॉर्टेंट होती है। तो खैर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने लिखा हुआ है वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज को मैं समझाता हूँ आपको, एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वीनस ड्रेनेज के जो हमारी गुनेड्स हैं, इनकी वीनस ड्रेनेज में हमने चीजें पढ़नी है। तो वीनस ड्रेनेज में उसने सबसे पहले जो बात लिखी हुई है, वीनस ड्रेनेज। ठीक है, वीनस ड्रेनेज में उसने सबसे पहले जो बात लिखी हुई है वो ये है कि हम ये ना रीनल सिस्टम में पढ़ चुके हैं वीनस ड्रेनेज। मैंने आपको रीनल सिस्टम में भी क्या पढ़ाया था कि जो आपकी लेफ्ट ओवरी होती है, ठीक है, जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट ओवरी, ठीक है, लेफ्ट ओवरी और जो लेफ्ट टेस्टिस होती है, ठीक है, लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट टेस्टिस होती है, ये क्या बनाती हैं? ये दे फॉर्म लेफ्ट गुनेडल वेन। ठीक है, दे फॉर्म लेफ्ट गुनेडल वेन, लेफ्ट गुनेडल वेन बनाते हैं, लेफ्ट गुनेडल वेन। और ये जो लेफ्ट गुनेडल वेन है ये कहाँ जाती है? ये ड्रेन करती है हमारी लेफ्ट लेफ्ट रीनल वेन में। ठीक है, लेफ्ट रीनल वेन में। अब सारे आप सबके जहन में आ रहा होगा कि यार हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपने देखा होगा, अगर आपने देखा होगा किसी मरीज को हाइड्रोसील है, उसके जो टेस्टिस है उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट है, या किसी जो बंदा है उसकी जो टेस्टिस है उसके जो वेसल्स है वो डायलेट कर चुकी हैं। तो आपने अगर आपने हॉस्पिटल में प्रैक्टिस किया तो आपको मोस्ट कॉमनली क्या नजर आया होगा? लेफ्ट साइड नजर आई होगी कि उसका लेफ्ट टेस्टिस खराब है, लेफ्ट टेस्टिस में फ्लूइड एक्यूमुलेट है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह आपके सामने लिखी हुई है कि जो आपकी लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट टेस्टिस है ना, इसकी जो वेन्स होती हैं, इसकी जो गुनेडल वेन्स होती हैं वो आपकी रीनल वेन में ड्रेन करती हैं। अब आप कहते हैं कि यार सुन के अच्छा तो लगा लेकिन समझ नहीं आई। तो मैं आपको एक दूसरी बात ये बताता हूँ कि जो आपकी राइट है, राइट ओवरी, ठीक है, राइट ओवरी और राइट टेस्टिस, ठीक है, राइट ओवरी या राइट टेस्टिस, ये क्या बनाते हैं? दे फॉर्म राइट गुनेडल वेन। ठीक है, दे फॉर्म राइट गुनेडल वेन। अब ये जो राइट गुनेडल वेन है ये क्या करती है? ये ड्रेन करती है। ये अब आपकी अकल के मुताबिक तो ये लेफ्ट राइट रीनल वेन में ड्रेन करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये किस में ड्रेन करती है? ये सीधा हमारी इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन करती है। अब आप कहते हैं कि यार इसका हाइड्रोसील से क्या ताल्लुक है? देखो, फर्ज करो किसी बंदे को क्या है, अभी हम रीनल सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि किसी बंदे को क्या है, रीनल वेन की क्या है, स्टीनोसिस है, उसकी रीनल वेन तंग हो चुकी है। तो क्या होगा? उसमें जो लेफ्ट ओवरी है उसमें क्या हो जाएगा? वेरेकोसील। वेरेकोसील हम किसको कहते हैं? डायलेशन ऑफ वेसल्स। जो उसमें लेफ्ट टेस्टिस या लेफ्ट ओवरीज की
वेसल्स होगी वो डायलेट कर जाएंगी, इसको हम कहते हैं वेरेकोसील। क्यों? क्योंकि आगे स्टीनोसिस है, जो हमारी लेफ्ट रीनल वेन है इसकी स्टीनोसिस हो गई है, ये तंग हो गई है, इसकी वजह से क्या होगा कि प्रेशर पड़ेगा, कहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, ओवरीज और टेस्टिस में प्रेशर पड़ेगा, जिससे क्या होगा, वेरेकोसील हो जाएगा, पहली बात। अब आप कहते हैं कि यार ये राइट साइड में क्यों नहीं होता, तो जो आपकी इंफीरियर वेना केवा है ये क्या है, एक ब्रॉड है, ठीक है, ये काफी बड़ी वेसल है, ब्रॉड वेसल है, और ये स्टीनोज नहीं होती, ये इसकी स्टीनोसिस नहीं होती। और जो आपकी राइट ओवरी और राइट टेस्टिस है ये रीनल वेन की बजाय ये डायरेक्टली इंफीरियर वेना के में ड्रेन कर जाती हैं। तो इस वजह से आपको इस डिस्कशन में एक बात ये समझ आई कि यार हमारे जो मेल्स होते हैं इनमें लेफ्ट हाइड्रोसील या लेफ्ट वेरेकोसील इज मोर कॉमन एज कंपेयर टू राइट। इसकी वजह क्या है कि जो लेफ्ट साइड है उसकी जो गोनेडल वेन्स हैं वो बजाय के इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन करें, वो पहले जाती हैं रीनल वेन के पास, फिर जाती हैं इंफीरियर वेना केवा के पास। अब जिस बच्चे को समझ आ गई है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बुक से थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये बुक की आपकी डायग्राम बनी हुई है, देखो इसमें उसने यही चीज बनाई हुई है कि फर्ज करो कि ये क्या है, आपकी टेस्टिस है, ठीक है, मतलब ये किसी बंदे की टेस्टिस है, और उसका जो वीनस प्लेक्सिस होता है, जो इससे वेन्स निकल रही होती हैं, इसको हम कहते हैं पेम्पिनी फॉर्म प्लेक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं, पेम्पिनी फॉर्म प्लेक्सिस। अब ये क्या है, उसकी लेफ्ट साइड है, और ये क्या है, राइट साइड है। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें, जो आपको अल्लाह ताला ने अकल दी है, अकल से आप थोड़ा सा देखें, तो ये जो टेस्टिकुलर आर्टरी है, ये जो टेस्टिकुलर वेन है, सॉरी टेस्टिकुलर वेन, ये ड्रेन कर रही है, किसमें किसमें ड्रेन कर रही है, सीधा जा रही है, और किसमें जा रही है, आपकी लेफ्ट लेफ्ट रीनल वेन में, ठीक है, लेफ्ट रीनल वेन में जा रही है। लेकिन अगर आप राइट साइड की तरफ आए तो राइट साइड में जो राइट राइट टेस्टिकुलर वेन है, वो बजाय कि आपकी राइट रीनल वेन में जाए, वो डायरेक्टली किस में जा रही है, बड़ी वेसल में जा रही है, किस में जा रही है, इंफीरियर वेना के में जा रही है। अब इसका कोरिलेशन क्या है, इसका कोरिलेशन ये है कि जब भी फर्ज करे किसी बंदे को रीनल आर्टरी स्टिनोसिस हो जाती है, उसकी किसी भी वजह से, ड्यू टू एनी रीजन, अगर उसकी जो रीनल आर्टरी है वो स्टिनोज्ड हो जाती है, तंग हो जाती है, तो उसको किडनी के साथ साथ उसको जो लेफ्ट हाइड्रोसील या लेफ्ट वेरेकोसील भी होगा। उसके अलावा अगर किसी बंदे की राइट किडनी की स्टिनोसिस हो जाती है, राइट किडनी की आर्टरी स्टिनोज्ड हो जाती है, तो उससे उसको राइट टेस्टिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आपके सामने है, यही आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि लेफ्ट ओवरी टेस्टिस लेफ्ट ग्लूनल वेन एंड देन इट ड्रेन इनटू लेफ्ट रीनल वेन, और फिर उसके बाद इंफीरियर वेना केवा में जाती है। लेकिन जो राइट साइड है ये बहुत अच्छी बंदी है, ये सीधी इंफीरियर वेना केवा के पास जाती है। अब ये तो होगी सीधी बातें। अब उसके बाद उसने जो ये चीजें लिखी हुई हैं कि बिकॉज द लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन एंटर्स द लेफ्ट रीनल वेन एट 90 एंगल। अब ये देखो इसमें एक और वजह भी है, और वो ये वजह ये है, कहाँ गया हमारा पे, हाँ देखो इसमें उसने ये लिखा हुआ है कि जो आपकी लेफ्ट स्पर्मेटिक वेन है, मतलब कि लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन है, वो एंटर्स करती है रीनल वेन में एट द एंगल ऑफ 90। मतलब कि कैसे, देखो फर्ज करो कि दिस इज योर लेफ्ट रीनल लेफ्ट अपना लेफ्ट रीनल वेन, जो आपकी किडनी की वेन है, इसमें 90 के एंगल पे आपकी टेस्टिकुलर जो आर्टरी है वो एंटर होती है 90 के एंगल पे, ठीक है, इसमें जो एंगल होता है वो 90 के एंगल पे। और इसमें जो फ्लो होता है, जब ब्लड वापस जाएगा, तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो फ्लो होता है वो लेमिनार नहीं होता। वो लेमिनार हम कहते हैं बड़ा मुलायम सा, ठीक है, जो सारी लेयर्स होती हैं वो एक ही पैटर्न में मूव कर रही होती हैं। और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो, उसमें आगे पीछे, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। फर्ज करो ये आपकी ब्लड वेसल है ना, अगर तो सारी फ्लूइड की लेयर्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसको हम कहते हैं लेमिनार फ्लो। लेकिन अगर जो सारी लेयर्स हैं फ्लूइड की, अगर वो ऊपर नीचे, मतलब इस तरह कोई जा रही है, कोई इस तरह जा रही है, कोई इस तरह जा रही है, इसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। चूंकि ये दोनों 90 के एंगल पे हैं, तो इसमें एक तो जो हमारा अपना फ्लो है वो वो लेमिनार नहीं होगा, वो लेमिनार कम होगा। और अल्लाह के बंदो, सीवीएस में मैं पढ़ा चुका हूं कि जब आपका फ्लो लेमिनार नहीं होता तो आपको एथ्रोस्क्लेरोसिस वगैरह होने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से जब रीनल आर्टरी स्टेनोस, जब इस 90 के एंगल की वजह से जब आपका क्या होता है, जब आपका लेमिनार फ्लो नहीं होता, जब आपका लेमिनार फ्लो नहीं होता, आपका टर्बुलेंट फ्लो होता है, तो आपको एथ्रोस्क्लेरोसिस बनने के चांसेस होते हैं, आपके मरमर्स पैदा होते हैं, सीवीएस में हमने पढ़ा था। अब इसमें अगर जो फर्ज करो यहाँ पे अगर कोई एथ्रोस्क्लेरोटिक प्लाक बनता है, तो इससे स्टेनोसिस हो जाएगी, और क्या होगा, लेफ्ट साइड पे क्या होगा, हाइड्रोसील या वेरेकोसील होगी। तो यही उसने बात समझाने की कोशिश की है कि जो लेफ्ट स्पर्मेटिक वेन है, ठीक है, लेफ्ट स्पर्मेटिक वेन है, ठीक है, लेफ्ट स्पर्मेटिक वेन है, ये एंटर करती है हमारी रीनल वेन में एट एंगल ऑफ 90, ठीक है, ये 90 के एंगल पे एंटर करती है। इस वजह से जो फ्लो है वो लेमिनार नहीं रहता, जिससे क्या होता है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा उसने एक और बात लिखी हुई है कि जो आपकी लेफ्ट वीनस प्रेशर है, मतलब लेफ्ट साइड पे जो वेन्स का प्रेशर होगा, इट विल बी मोर देन राइट वीनस प्रेशर। राइट वीनस प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा होगा।
क्यों? क्योंकि वो सारी बात है, एक तो 90 के एंगल पे हो रही है, एक तो वो छोटी आर्टरी में एंटर हो रही है, रीनल वेन में एंट्री हो रही है, और जो आपकी राइट साइड है वो डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा में एंटर हो रही है। तो इस वजह से लेफ्ट साइड का प्रेशर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू राइट साइड। इस सारी डिस्कशन से हमें पता ये चलता है कि भाईजान जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड की आपके ज्यादा चांसेस होते हैं किसके? हाइड्रोसील के और वैरेकोसील के। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है कि जो वैरेकोसील और हाइड्रोसील है, वैरेकोसील, ठीक है, वैरेकोसील कहते हैं जो आपकी वेसल होती है वो डायलीट कर जाती है, वैरेकोसील, ठीक है। वैरेकोसील और हाइड्रोसील हम कहते हैं कि अगर टेस्टिस में क्या हो जाए, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, इसको हम कहते हैं हाइड्रोसील। तो ये क्या, दे आर मोर कॉमन, ये मोर कॉमन है इन लेफ्ट साइड, ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे क्या है, मोर कॉमन है, और उसकी वजह आपको सारी पता चल चुकी है। इसमें कोई आई होप कि कोई मसले वाली बात नहीं रहेगी। हम आगे चलते हैं और आगे है लिम्फेटिक ड्रेनेज। और इससे इसको स्टार्ट करने से पहले इसके ऊपर लिखे इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूएसएमएलए करेंगे, अगर आप यूवर्ल्ड यूवर्ल्ड का क्यू बैंक उठा के देखें तो उसमें इसके काफी ज्यादा क्वेश्चन मौजूद है। मैं आपको क्वेश्चन भी बताता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन किस तरह आता है। और आगे है जी हमारी लिम्फेटिक ड्रेनेज, ठीक है, लिम्फेटिक्स ड्रेनेज, कि हमारी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इनकी लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होती है, कि इनके कौन कौन से लिम्फ्स इनको सप्लाई कर रहे होते हैं, वो किस नोड में जाते हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से क्वेश्चन किस तरह आता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को एनाटॉमी तो आ रही होती है लेकिन उसका क्वेश्चन नहीं पता चलता कि यार इसमें से क्वेश्चन किस तरह आएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आपको सही समझ आएगी कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज, ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज किस ऑर्गन की क्या क्या होती है, ठीक है। तो इसको आपने रट्टा ही मारना है, ये सारी एनाटॉमी है तो एनाटॉमी का आप सबको पता है कि इसमें हम काफी चीजें रट्टा मारते हैं। तो इसमें रट्टा सबसे पहले आपने क्या मारना है, जो सबसे जो इंपॉर्टेंट होगा ना, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरीज की, ठीक है। जो ओवरीज हैं, जो फीमेल्स में ओवरीज होती हैं और जो मेल्स में टेस्टीज होते हैं, फीमेल्स में ओवरीज और जो मेल्स में टेस्टीज हैं, इनकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है, इनसे जो लिम्फेटिक वेसल्स निकलती हैं वो कहाँ पे जाती हैं, दे गोज टू पैरा एओर्टिक, ठीक है, दे गोज टू पैरा एओर्टिक, पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स। अब पैरा एओर्टिक का मतलब क्या है कि आपको पता है हमारे पेट में जो हमारा अब्डोमिन है इसमें एओर्टा होता है, जिसको हम कहते हैं अब्डोमिनल एओर्टा। अब अब्डोमिनल एओर्टा के दोनों साइडों पे अल्लाह ताला ने क्या रखे हुए हैं, लिम्फ नोड्स रखे हुए हैं। फर्ज करो कि ये क्या है, अब्डोमिनल एओर्टा है, ठीक है। तो इसके इर्द गिर्द हमारे क्या है, लिम्फ नोड्स पड़े हुए हैं, इसको हम कहते हैं पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स। और ये बात अहम है कि जो ओवरीज और टेस्टीज हैं, इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ पे है, इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज है पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स, पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स। अब आप सारे माशाल्लाह बड़े जीनियस बैठे हैं और आप सब सोच रहे हैं कि यार ये हम पढ़ क्यों रहे हैं कि ओवरीज और टेस्टीज को जो ड्रेन करती है वो पैरा एओर्टिक नोड में ड्रेन करती है, हम ये रट्टा क्यों लगाएं। तो इसका मैं आपको बताता हूँ। देखो, फर्ज करो अगर किसी बंदे को ओवेरियन कैंसर है, अगर किसी बंदे को ओवेरियन कैंसर है, बंदी को सॉरी, अगर किसी बंदी को ओवेरियन कैंसर है या किसी बंदे को क्या है, टेस्टिकुलर कैंसर है, तो वो कैंसर मेटास्टेसाइज करेगा। उसके जो पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स होंगे वो क्या होंगे, पाल्पेबल होंगे। जो आप मैंने आपको पढ़ाया था ना कि जो कार्सिनोमा होते हैं वो आपके मेटास्टेसाइज करते हैं, वो फैलते हैं। कैंसर आपका फैलता है, कहां तक फैलता है, वो या तो वो खून के रास्ते फैल सकता है या आपके लिम्फेटिक्स के थ्रू फैल सकता है। तो जो ओवरीज और टेस्टिस का कैंसर होता है ये मेटास्टेसाइज करता है, कहां तक करता है, पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स। और हम पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स को पल्पेट करते हैं। इसमें बताने की ये बात है, आपसे एमसीक्यू इस तरह पूछा जाएगा कि अगर एक बंदा है और उसमें एक ओवेरियन कैंसर, अगर एक बंदी और उसमें क्या है, ओवेरियन कैंसर है, तो हम उसके कौन से नोड्स पल्पेट करेंगे। तो आपने फौरन बताना है कि उसमें हम कौन से नोड्स पल्पेट करेंगे, पैरा एओर्टिक नोड्स, ठीक है, पैरा एओर्टिक नोड्स हम करेंगे, उसमें चेक करेंगे, उसकी बायोप्सी वगैरह करेंगे, उसको पल्पेट वगैरह करेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आगे बात है बॉडी ऑफ यूट्रस, ठीक है। जो यूट्रस होती है, जिसको हम उर्दू में बच्चादानी भी कहते हैं, बॉडी ऑफ यूट्रस, ठीक है, बॉडी ऑफ यूट्रस। उसके अलावा और होती है सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स आ गई। उसके अलावा आपके पास आती है सुपीरियर पार्ट ऑफ ब्लैडर, ठीक है, सुपीरियर पार्ट ऑफ ब्लैडर, जो ब्लैडर है उसका सुपीरियर पार्ट, बॉडी ऑफ यूट्रस, सर्विक्स, सुपीरियर पार्ट ऑफ ब्लैडर। ये सारे के सारे ये कहाँ ड्रेन करते हैं, दे ड्रेन इनटू एक्सटर्नल इलियक नोड, ठीक है, एक्सटर्नल इलियक नोड्स। जो आपकी पेल्विस है इसमें दो तरह के नोड्स होते हैं, दो पोजीशंस पे नोड्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। आपने ये याद रखना है, जो एक्सटर्नल इलियक नोड्स हैं ये इस जो सर्विक्स है, जो सुपीरियर पार्ट ऑफ ब्लैडर है, जो बॉडी ऑफ यूट्रस है, दे ड्रेन इनटू, इनका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो कहाँ पे होती है, वो पहले जाती है एक्सटर्नल इलियक नोड्स पे। अब माशाल्लाह मुझे आप आंसर करेंगे कि अगर एक बंदी है सॉरी, तो उसको सर्वाइकल कैंसर होता है, तो मुझे बताएं आप उसका कौन से नोड्स पाल्पेट करेंगे, शाबाश जल्दी बताएं।
जल्दी बताएं जल्दी। अगर कोई बंदा है उसको हम अगर उसको सर्वाइकल कैंसर है तो हम उसके क्या करेंगे, हम उसके इलियक नोड्स करेंगे, ठीक है, हम उसके एक्सटर्नल इलियक नोड्स करेंगे, पाल्पेट करेंगे, एक्सटर्नल इलियक नोड्स पाल्पेट करेंगे। ओके जी, आई होप कि आपको बात समझ आ चुकी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे है प्रोस्टेट, ठीक है, प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट आ गया। उसके अलावा आपके पास आती है जी सर्विक्स, कॉर्पस कैवर्नोजम। कार्पस कैवर्नोजम का मैं आपको बाद में बताता हूँ कि कार्पस कैवर्नोजम क्या होता है, ठीक है। कार्पस कैवर्नोजम आ गया। प्रोक्सिमल वजाइना, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, प्रोक्सिमल वजाइना, ठीक है, प्रोक्सिमल वजाइना, ठीक है, प्रोक्सिमल वजाइना, प्रोस्टेट, ये सारी चीजें किस में ड्रेन करती हैं? दे ड्रेन इनटू इंटरनल इलियक नोड, ठीक है, दे ड्रेन इनटू इंटरनल इलियक नोड। सर्विक्स, प्रोक्सिमल वजाइना, प्रोस्टेट, और आपका आता है जी कॉर्पस कैवर्नोजम आता है, दे ड्रेन इनटू इंटरनल इंटरनल इलियक नोड, इंटरनल इलियक नोड। अब जरा मुझे शाबाश बताएं कि अगर कोई बंदा है उसको प्रोस्टेटिक कैंसर है, अगर कोई बंदा है, कोई शकील है, हम पढ़ते रहे ना कि एक शकील है, एक शकील है, तो जो शकील है उसको फर्ज करें प्रोस्टेट का कैंसर है, उसको क्या है, प्रोस्टेट का कैंसर है, तो उसके हम कौन से नोड्स पाल्पेट करेंगे? जल्दी बताएं, शाबाश, जल्दी बताएं जल्दी। इंटरनल इलियक, यस सर, सर्विक्स में एक्सटर्नल इंटरनल जी। डॉक्टर मारिया, मैं बताता हूँ, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप ये क्वेश्चंस लाजमी पूछेंगे। देखो, जो प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट में आप हम कौन से नोड्स पल्पेट करेंगे? इंटरनल इलियक नोड्स। और मैं आपको बताता चलूं कि ये उसका यू वर्ल्ड का क्वेश्चन है। यू वर्ल्ड का आप क्यू बैंक उठा के देख लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर कोई बंदा है, कोई शकील है, और उसके अगर उसके प्रोस्टेट का कैंसर होता है, तो उसके हम कौन से नोड्स पल्पेट करेंगे? तो आपने याद रखना है कौन से करेंगे, इंटरनल इलियक नोड्स, इंटरनल इलियक नोड्स। अब डॉक्टर मारिया ने बहुत एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जो सर्विक्स है, सर्विक्स तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में आ रही है, तो जो सर्विक्स का कुछ हिस्सा है, मैं बताता हूँ अभी सर्विक्स का कौन सा हिस्सा। सर्विक्स का कुछ हिस्सा आपके इंटरनल करते हैं और कुछ एक्सटर्नल करते हैं, उस पर हम अब अभी बात करते हैं कि कौन सा करते हैं। लेकिन ये जो आप इसमें अगर आपको कोई सर्वाइकल कैंसर आता है ना, और आपको और कोई डिटेल नहीं बताई जाती कि वो कौन सा हिस्सा है, तो आपने कहना हम उसके इलियक नोड्स, हम उसके इलियक नोड्स पल्पेट करेंगे। लेकिन अगर वो स्पेसिफाई करता है कि कौन सा हिस्सा, फिर हम उसको एक्सटर्नल और इंटरनल में देखेंगे, मैं बताता हूँ आपको। ओके, तो हमने क्या सीखा कि अगर प्रोस्टेट कैंसर है किसी को, तो उसके हम कौन से नोड्स पल्पेट करेंगे? वी विल पल्पेट इंटरनल इलियक नोड्स, इंटरनल इलियक नोड्स हम उसके क्या करेंगे? पल्पेट करेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और आगे है जी डिस्टल वजाइना, ठीक है, डिस्टल वजाइना। अब ये प्रोक्सिमल डिस्टल वजाइना की आपको समझ आ गई होगी। देखो, अगर फर्ज करो कि ये क्या है, एक वजाइना, ठीक है, ये वजाइना है, और इसका जो प्रोक्सिमल पार्ट है, जो पहले वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल, ठीक है, प्रोक्सिमल पहले वाला, ठीक है, दिस इज प्रोक्सिमल एंड दिस इज डिस्टल। अगर तो प्रोक्सिमल होगा, ठीक है, अगर तो क्या होगा, प्रोक्सिमल होगा, तो इसको हम कहेंगे, अगर प्रोक्सिमल है तो इसको हम कहेंगे इंटरनल इलियक नोड। लेकिन अगर डिस्टल वजाइना है तो इसको हम कहेंगे सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड, ठीक है। ये मैं बताता हूं आपको, देखो, डिस्टल वजाइना, ठीक है, डिस्टल वजाइना प्लस इसके साथ आता है वुल्वा, ठीक है। और कोई बंदा मुझे बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट बताएगा कि वुल्वा की, मुझे ना एक एक लाइन में बता दे कि हम वुल्वा को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब वुल्वा और जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, इनमें हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आया कि ये एक्सटर्नल ऑर्गन है या इंटरनल ऑर्गन है। डॉक्टर तरीन बता रही है एक्सटर्नल, लेकिन एक्सटर्नल तो है, लेकिन मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी चीज है जो डिफरेंशिएट करती है कि ये वाला ऑर्गन एक्सटर्नल है, ये वाला इंटरनल है। बड़ा ये टेक्निकल सा पॉइंट है और बड़ा आसान आपको आना चाहिए, बेस है ये बिल्कुल। अच्छा, वुल्वा, वुल्वा हम कहते हैं कि जो हमारा एक्सटर्नल जेनिटिलिया फीमेल होता है उसको हम कहते हैं वुल्वा। डिस्टल वजाइना, वुल्वा, एंड उसके बाद हम उसके आता है स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम, जिसमें टेस्टिस की आउटर कवरिंग है, उसको हम कहते हैं स्क्रोटम। उसके बाद आता है आपका डिस्टल एनस, ठीक है, डिस्टल एनस, डिस्टल एनस, डिस्टल वजाइना, वुल्वा, स्क्रोटम एंड डिस्टल एनस। इन सब को कौन ड्रेन करता है? इन सबको सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है, सॉरी, सुपरफिशियल इनग्वाइनल नोड। तो अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि यार बताएं कि अगर वुल्वा का कैंसर हो गया है या डिस्टल वजाइना का कैंसर है, तो आप क्या बताओगे? यू विल यू विल यू विल टेल के सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड, सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड होता है, ठीक है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड में हम इसको पल्पेट करेंगे, क्योंकि ये जो कैंसर है ये मेटास्टेसाइज कर सकता है, कहां तक कर सकता है? सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड। अब माशाल्लाह बड़े स्टूडेंट बता रहे हैं, कोई बता रहा है मुलेरियन डक्ट बता रहा है, कोई प्यूबिक हेयर बता रहा है, कोई आउटसाइड ऑफ पेल्विस बता रहा है, तो माशाल्लाह आप सारी लावे बैठे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, देखो, आपने एक लफ्ज सुना होगा हाइमन, ठीक है, हाइमन। हाइमन क्या होता है? हाइमन हम आगे जाकर भी थोड़ी सी इसकी डिटेल पढ़ेंगे। हाइमन एक ना समझ रहे मेम्ब्रेन है, ठीक है, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे वजाइना की ओपनिंग होती है वहां पे हाइमन होता है। आपने याद रखना है, ठीक है, आपने क्या याद रखना है, जो हाइमन से आउटसाइड जितने भी ऑर्गन्स होंगे,
ठीक है, हाइमन से आउटसाइड जितने भी ऑर्गन्स होंगे दे आर एक्सटर्नल, ठीक है, दे आर एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और जो हाइमन से इनसाइड होंगे, ठीक है, जो हाइमन से क्या होंगे, इनसाइड होंगे, दे आर इंटरनल। ठीक है, तो सीधी बात आपने याद रखनी है। अब जरा मुझे शाबाश बताएं कि वुल्वा क्या है। वुल्वा वो सारा हिस्सा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो कि क्या होता है, डेट इज आउटसाइड टू हाइमन। या हाइमन से जो आगे आगे वाला हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वुल्वा। और जो आगे वाला हिस्सा है, इंटरनल पार्ट है हाइमन से, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल जेनिटेलिया या इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक हो गया, तो आई होप कि मैं अपनी बात को समझा पाया हूं। और डिस्टल वजाइना, वुल्वा, स्क्रोटम और डिस्टल एनस, ठीक है, ये दे आर ड्रेन्ड बाय सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड। दे आर ड्रेन्ड बाय सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड। तो ये सारे एमसीक्यूज हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसमें से एमसीक्यूज आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। वो आपसे ये पूछेंगे कि यार बच्चा बताएं कि सर्वाइकल कैंसर है, हम उसके कौन से नोड पल्पेट करेंगे। तो आपने कहना है हम कौन से करेंगे, इलियक नोड्स करेंगे। ठीक हो गया, इलियक नोड्स करेंगे। अब एक्सटर्नल और इंटरनल की बात हम करते हैं। ओके, अब हो गया जी ये चीजें। अब हम बात करते हैं कि अच्छा, अगर आपने क्या याद रखना है, एक और आपने बात याद रखनी है कि अगर वो मेल है, ठीक है, अगर क्या है मेल है, मैं आपको ना याद करने का थोड़ा सा आसान कर देता हूँ कि आप इसको याद कैसे करोगे। अगर वो मेल है, ठीक है, अगर वो क्या है मेल है, तो आपको पता है जो मर्द होते हैं इनका बीपी, इनका पारा काफी ज्यादा हाई रहता है, मतलब ये काफी गुस्से में ही रहते हैं। ठीक है, तो इनका जो बीपी होता है वो हाई रहता है। बीपी मैंने इसलिए बताया है, बीपी से आपने क्या याद रखना है, बॉडी ऑफ ब्लैडर। ठीक है, जो मेल्स होते हैं इनमें क्या होती है, बॉडी ऑफ, इनका जो बॉडी ऑफ ब्लैडर है, ठीक है, बॉडी ऑफ ब्लैडर। और जो प्रोस्टेट है, ठीक है, बी से बॉडी ऑफ ब्लैडर और पी से प्रोस्टेट, ठीक है, बी से बॉडी ऑफ ब्लैडर एंड पी से प्रोस्टेट, दे आर प्लस एनस। ठीक है, एनस की अभी हम बात करते हैं कि एनस में क्या होगा, एनस इंटरनल पैक्टिनेट लाइन। अब आपने जीआईटी वैसे स्टार्ट नहीं करने दिया, लेकिन जीआईटी में काफी ज्यादा मजे के कॉन्सेप्ट थे, खैर इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। जो एनएस होता है, लेकिन कौन सा एनएस, इनसाइड द पैक्टिनेट लाइन। अब आपने सुना होगा, देखो फर्ज करो कि ये आपका क्या है, एनएस है, ठीक है, एनएस है। अब ना एनएस के अंदर एक ना लाइन होती है जिसको हम कहते हैं पैक्टिनेट लाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, पैक्टिनेट लाइन। इसको हम ना जीआईटी में पढ़ेंगे डिटेल में, टेंशन नहीं लेनी। इसका जो अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है, जो इसका अंदर वाला हिस्सा है, इसकी सारी और खसूसियात होती है, जिसको मैंने ये हाईलाइट किया है, इसका अंदर वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं इनसाइड पैक्टिनेट लाइन। जो ये वाला एनस है, जो ये वाला एनस है, इनसाइड पैक्टिनेट लाइन, ठीक है, इनसाइड, मैं इधर लिख देता हूं, इनसाइड पैक्टिनेट लाइन का जो एनस वाला हिस्सा है, इसको ड्रेन करने वाली कौन सी चीज है, दैट इज योर इंटरनल इलियक नोड्स। ठीक है, इंटरनल, इंटरनल इलियक नोड्स, इंटर प्रोस्टेट, इनसाइड द पैक्टिनेट लाइन ऑफ एनस, उसके अलावा बॉडी ऑफ ब्लैडर, इन सब को ड्रेन करने वाले कौन है, दे आर इंटरनल इलियक नोड्स, इंटरनल इलियक नोड्स। ओके, तो इसको आपने याद रखना है। और आपने क्या याद रखना है, जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, जो फीमेल्स होती हैं, इनमें इनमें एक निमोनिक याद रखना है, सीपी। सी से आपने क्या याद रखना है, सर्विक्स। ठीक है, सी से आपने क्या याद रखना है, सर्विक्स। प्लस पी से आपने क्या याद रखना है, प्रोक्सिमल वजाइना। ठीक है, प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल वजाइना। और जो सर्विक्स और प्रोक्सिमल वजाइना है, इनको कौन ड्रेन करता है, इनको जो ड्रेन करता है, दैट इज योर, जो प्रोक्सिमल वजाइना है और जो आपकी सर्विक्स है, ये मैंने लिखा हुआ है, किधर गया, हाँ, प्रोक्सिमल वजाइना और सर्विक्स है, इनको हमारे इलियक नोड्स कर रहे होते हैं। इनको कौन कर रहे होते हैं, इलियक नोड्स, इलियक, इलियक नोड्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इनको आपने इस तरह याद रखना है कि बॉडी ऑफ ब्लैडर, प्रोस्टेट, एनस, इनसाइड द पैक्टिनेट लाइन, दे आर ड्रेन्ड बाय इंटरनल इलियक। लेकिन जो आपकी सर्विक्स है, प्रोक्सिमल वजाइना है, इंटरनल इलियक नोड है, इन प्रोक्सिमल वजाइना और जो सर्विक्स है, इनको कौन ड्रेन करते हैं, दे आर आल्सो ड्रेन्ड बाय इलियक नोड्स, दे आर आल्सो ड्रेन्ड बाय इलियक नोड्स। तो जो आपकी बुक में, आई होप कि अब जो बातें लिखी हुई हैं उसकी समझ आ चुकी है। सर्विक्स वाला पॉइंट रह गया, देखो सर्विक्स के दो जोन होते हैं, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। जो सर्विक्स होता है, इसका इसके दरमियान में एक ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। जो ऊपर वाला है, दैट इज ड्रेन्ड बाय एन अदर इलियक नोड, और जो आपका पहले वाला हिस्सा होता है उसको हम और करते हैं, मैं आपको बताता हूँ आगे जाके, फिलहाल टेंशन नहीं लेनी। फिलहाल मुझे आप ये बताएं कि जो आपकी ये इस दो पैराग्राफ लिखे हुए हैं, इसकी आपको समझ आई है या नहीं आई। इसका रट्टा ही है, ज्यादा इसमें समझाने वाली बात नहीं है। इसमें क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा कि फर्ज करें प्रोस्टेट का कैंसर है तो वो कहां तक जाएगा, तो प्रोस्टेट का कैंसर कहां तक जाएगा, इंटरनल इलियक तक जाएगा। ठीक हो गया, तो आई होप कि मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आ चुकी है। डॉक्टर अदनान, डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर तलहा वलीद, डॉक्टर सुमीना, सबको समझ आ चुकी है। ठीक हो गया, तो इस तरह आपने इसको लेके चलना है। ये एनाटॉमी है और एनाटॉमी में रट्टा ज्यादा काम आता है और समझाने वाली कम बातें होती है। ओके, हम आगे चलते हैं। अब आप मेरा आप सबसे एक सवाल है, ठीक है, आपने ना अगर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस किया है, आपने अगर फर्स्ट एड पहले पढ़ी हुई है, तो आपने सुना होगा कि अगर किसी बंदे को पेल्विक जो ऑर्गन्स हैं,
फर्ज करें किसी को प्रोस्टेट कैंसर है, फर्ज करें किसी को ओवेरियन कैंसर है, तो ये जो होता है, ये जो आपका होता है ओवेरियन कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर, ये मेटास्टेसाइज कर जाता है, ये फैल जाता है दिमाग तक। तो एनीवन, कोई कोई बंदा, एनीवन, सबके लिए मेरा सवाल है, तो कोई बंदा मुझे बता सकता है कि इसका एग्जैक्ट क्या रीजन है कि जो मतलब कैंसर प्रोस्टेट में हुआ है, कैंसर हमारी ओवरीज में हुआ है, लेकिन वो मेटास्टेसाइज कर गया कहाँ तक, ब्रेन तक, वो दिमाग तक फैल गया, तो इसकी क्या वजह है? एनीवन, कोई बंदा अभी मुझे थोड़ा बहुत हिंट ही बता दे, तो मैं उसको मान जाऊंगा कि हाँ उसने वाकई अच्छे से फर्स्ट एड पहले पढ़ी हुई है। जल्दी एनीवन, कोई बता दे। अच्छा नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपने याद रखना है, आपका ना एक प्लेक्सिस होता है, आईवीसी, इंफीरियर वेना केवा, नहीं नहीं गलत आंसर है, इंफीरियर वेना केवा नहीं है इसका। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो आपने देखा होगा कि जो ओवेरियन कैंसर है या जो प्रोस्टेट कैंसर है, ये फैलता जाता है कहाँ तक, हमारे ब्रेन तक। ठीक है, ये ब्रेन तक जब ये मेटास्टेसाइज करता है, तो इसकी क्या वजह है? ठीक है, तो ये यू वर्ल्ड का इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन है, कि यू वर्ल्ड का इसके ऊपर क्वेश्चन है, इसको आप अपनी बुक पे लिख लें, क्योंकि आपकी बुक ने थोड़ी सी आपको जगह दी हुई है, तो उस जगह को पुर करने के लिए, खाली जगह पुर करें, और उस जगह को पुर करने के लिए ये चीज लिखें जो मैं आपको लिखवाने लगा हूँ। देखो, जो आपका एक आपके पास होता है, आपके पास क्या होता है, वीवीपी। ठीक है, वीवीपी। अब ये वीवीपी क्या है? इट इज वेनस प्लेक्सिस। ठीक है, ये क्या है? एक ना वेनस प्लेक्सिस है, वेनस प्लेक्सिस है, ये वेन्स का ना एक गुच्छा है। ठीक है, वेन्स का गुच्छा है, और ये कहाँ पे होता है? इट इज कंप्लेक्स नेटवर्क ऑफ वेन्स लोकेटेड अलोंग द स्पाइनल कॉलम। इसको लिखें, देखो, कंप्लेक्स कंप्लेक्स नेटवर्क ऑफ वेन, कंप्लेक्स नेटवर्क ऑफ वेन्स, ये एक वेन्स का गुच्छा है अराउंड स्पाइनल। ठीक है, अराउंड स्पाइनल कॉलम। ठीक है, अराउंड स्पाइनल स्पाइनल कॉलम। ठीक है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके इर्द गिर्द क्या होती है? वेन्स का गुच्छा होता है। और इसमें एक स्पेशल बात क्या होती है? इसमें एक स्पेशल बात होती है, इसमें कोई वैल्व नहीं होता। इट इज वैल्वलेस, इसमें ना कोई वैल्व नहीं होता, इट इज वैल्वलेस। और इस वैल्वलेस होने की एक बहुत अच्छी वजह है। देखो, अल्लाह ताला ने हमें परफेक्ट बनाया है। परफेक्ट कैसे बनाया, अभी आपको नजर भी आ जाएगा। वेल्वलेस, ये जो गुच्छा होता है हमारी रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द, इसको हम कहते हैं वीवीपी। ठीक है, ये वीनस प्लेक्सिस है। और वीवीपी, इसका आप इंटरनेट से नाम देख लेना, मुझे इसका ना पूरा नाम भूल गया है, तो इसको, ये वेल्वलेस होता है। वेल्वलेस होने की वजह से इसमें जो ब्लड फ्लो होता है ना, वो बाई डायरेक्शनल होता है, वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। इसको मैं बताता हूँ, देखो, बाई डायरेक्शनल, इसका जो ब्लड फ्लो होता है वो क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। अब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? देखो, ये क्या करता है? ये ड्रेन करता है। ठीक है, ये जो आपका ये जो गुच्छा है, ये ड्रेन करता है, ड्रेन फ्रॉम पेल्विक ऑर्गन। ठीक है, जो आपके जितने भी पेल्विस में ऑर्गन्स पड़े हुए हैं ना, पेल्विक ऑर्गन्स, जैसे ओवरीज आ गई, प्रोस्टेट आ गया, इसकी जो वीनस ड्रेनेज है, इसकी जो कुछ वेन्स हैं, वो इस प्लेक्सिस में भी जाती हैं, इस वीवीपी प्लेक्सिस में भी जाती हैं। और जो आपका ब्रेन होता है, ठीक है, जो ब्रेन है और स्पाइनल कोड है, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कोड है, वो भी इसमें क्या करता है? ड्रेन करता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी ड्रेन करता है, और ये आपकी जो पेल्विक ऑर्गन है वो भी इसमें ही ड्रेन करते हैं। और दोनों जब इसमें ड्रेन करते हैं, तो इसका ना फ्लो होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। अब ये आपके ना, ये सारी चीजें हैं, अल्लाह ताला ने ये क्यों रखा है? ये रेगुलेट करता है। ये किसको रेगुलेट करता है? इसको नर्वस सिस्टम में दोबारा भी पढ़ेंगे। ये रेगुलेट करता है, किसको रेगुलेट करता है? हमारे इंट्राक्रेनियल प्रेशर को। मतलब कि ये ब्लड फ्लो को इस तरह रेगुलेट करता है कि हमारा जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो रेगुलेट रहे। ठीक है, वो ठीक रहे, वो नॉर्मल रहे। लेकिन इसका नुकसान ये होता है, फर्ज करें कोई बंदा है और उसको क्या हो, कोई बंदी है, सॉरी, कोई शकीला है, अगर कोई क्लास में शकीला है तो आई एम रियली सॉरी, जस्ट मैं फन के लिए बता रहा हूँ। अगर कोई बंदी है और उसको होता है ओवेरियन कैंसर, ठीक है, अगर कोई बंदी है और उसको क्या है? ओवेरियन कैंसर है। ठीक है, ओवेरियन कैंसर। अब ओवेरियन कैंसर कहाँ मेटास्टेसाइज करेगा? वो लिम्फेटिक ड्रेनेज से तो करेगा, बट कुछ चांसेस होते हैं, कुछ रिस्क होते हैं कि वो वेन्स के थ्रू, ठीक है, वो वेन्स के थ्रू इस वीवी प्लेक्सिस, ठीक है, वीवी प्लेक्सिस में भी ड्रेन करे, इस वीवी प्लेक्सिस में भी ड्रेन करे, जिसकी वजह से वो मेटास्टेसाइज कर जाता है, मेटास्टेसाइज कर जाता है किस में? ब्रेन में। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि यार बताएं कि अगर एक बंदी है उसको ओवेरियन कैंसर है, अगर एक बंदा है उसको प्रोस्टेट कैंसर है, तो बताएं उसके दिमाग तक वो कैसे पहुंच जाता है? तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है वीवी प्लेक्सिस। ठीक है, क्या कहना है? आपने कहना है वीवी प्लेक्सिस। और वीवी प्लेक्सिस क्या होता है? ये एक वेन्स का गुच्छा है जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द होता है, और ये आपके हमारे पेल्विक ऑर्गन से ब्लड ले रहा होता है और हमारे ब्रेन से ब्लड ले रहा होता है। और इसमें इसकी स्पेशल बात यह है कि ये वेल्वलेस होता है, इसमें कोई वेल्व नहीं होता। तो इस तरह ये बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, और ये हमारे आईसीपी जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसको रेगुलेट करता है। लेकिन जब कोई बंदी है उसको ओवेरियन कैंसर होगा, तो वेन्स के रास्ते वो पहले कैंसर जाएगा वीवीपी प्लेक्सिस में, उस वीवीपी प्लेक्सिस से फिर कहाँ से चला जाएगा? मेटास्टेसाइज कर जाएगा ब्रेन तक। तो इसलिए हम इसको कहते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं?
इसलिए हम इसको कहते हैं कि जो हमारा ओवेरियन कैंसर है, इट विल बी मेटासाइज टू ब्रेन। और इसका पूरा इसकी जो फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म भी लिख लें। इसकी फुल फॉर्म है, मैं ग्रीन से लिख देता हूँ, इसकी फुल फॉर्म है जी वर्टिब्रल, ठीक है, वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस, ठीक है, वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस, तो वीवीपी, वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस। जो हमारे वर्टिब्रा होते हैं, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, इसके इर्द गिर्द ये प्लेक्सिस होता है, ये गुच्छा होता है नर्व्स का, ओ सॉरी वेन्स का, इसको हम कहते हैं वीवी प्लेक्सिस या वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बातें समझ आ चुकी हैं। ये एक एक्स्ट्रा बात थी, और ये अगर आपने यूएसएमएल करना है तो आप जब यूएल्ड कर रहे होगे तो आपको ये कंसेप्ट आपके सामने आएगा। ठीक है, और फिर आप मुझे याद करोगे। ओके, आई होप कि आपको बात समझ आ चुकी है। हम विदाउट एनी डिले आगे चलते हैं, और आगे हम बात करते हैं। हमारा वीवीपी भी हो गया। अब मैं आपको बुक बुक पे लेके जाता हूँ एक दफा। आज हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि आज पहला दिन है और मैं आपका थोड़ा इंटरेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये काफी इंटरेस्टिंग सिस्टम है, आपको मजा आएगा पढ़ के, और आपको काफी इंटरेस्ट पैदा होगा। लेकिन आपने रेगुलर रहना, छुट्टियां नहीं करनी। ओके, हमने ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, गुनेडल ड्रेनेज ये हमने कर लिया। इसको आप रीड करोगे, आपको इसके अलावा कोई बातें नहीं मिलेगी जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, उसके बाद फिलहाल जो इससे अगले वाला पेज है, ये वाला, इसको आप छोड़ दें। ठीक है, ये पेज अभी फिलहाल छोड़ दें, हम इसको कल या परसों पढ़ेंगे। फिलहाल आए पेज नंबर 650 पे। ठीक है, पेज नंबर 650 पे, और है फीमेल रिप्रोडक्टिव एपिथेलियल हिस्टोलॉजी। इसको हम पढ़ते हैं कि जो हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, इसकी हिस्टोलॉजी क्या है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी हिस्टोलॉजी से, जो हिस्टोलॉजी से एमसीक्यूज आने के चांसेस इसमें से होते हैं। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी में इससे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको याद आप रटा नहीं लगा सकते, इसको रटा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बताता हूँ। आप अगर आपको वो ट्रिक समझ आ गई तो आपको ये टेबल फौरन याद हो जाएगा। देखो, हम चलते हैं अपनी नोट्स की तरफ दोबारा, और ये आगे हमारे नोट्स। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव एपिथेलियल हिस्टोलॉजी है ना, ये क्या होती है। तो अगर आपकी हिस्टोलॉजी की बेस बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बिल्कुल जीरो से समझाना स्टार्ट करता हूँ कि आप बिल्कुल जीरो पे आते हैं हिस्टोलॉजी पे। जो हम रिप्रोडक्टिव, ठीक है, फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव हिस्टोलॉजी, फीमेल रिप्रोडक्टिव हिस्टोलॉजी। अब फिलहाल आप बुक को छोड़ें और एक दफा मेरी बात सुनिए। रिप्रोडक्टिव हिस्टोलॉजी आपने रोज आप पढ़ते हो कि यार स्क्वेमस एपिथेलियम, कोलमनर एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल सिंपल हो गया, स्यूडो स्क्वेमस हो गया। तो ये सारे क्या क्या होती है, इन टर्मिनोलॉजीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, आपने इसको, इस टेबल को किस तरह याद करना है। तो ये मेरा तरीका है, मैंने इसको किस तरह याद किया था, मैं आपको बताता हूँ। देखो, फर्ज करो कि आपके क्या है, एपिथेलियल सेल्स हैं। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स हैं। अब एपिथेलियल सेल्स की ना दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, जो एपिथेलियल सेल्स है, इनकी ब्रॉड टू टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? या तो आपका एपिथेलियल क्या होगा, सिंपल होगा। ठीक है, आपका आपका जो एपिथेलियल है, या वो सिंपल होगा, या वो क्या होगा, या वो स्ट्रेटिफाइड होगा। तो आपने मोस्टली यही पढ़ा होगा कि यार हम कभी कभी पढ़ते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, या कभी हम पढ़ रहे होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल। तो लेकिन आपको आप रटा लगाते हो, आपको समझ नहीं आती। आज आपको समझ आ जाएगी। देखो, जो आपके सिंपल होते हैं ना, जो आपके सिंपल होते हैं, इसके आगे लिखे दे आर सिंगल लेयर्ड। ठीक है, दे आर सिंगल लेयर्ड, इनकी ना सिंगल लेयर होती है। देखो, फर्ज करो ये आपके सेल हैं। ठीक है, ये आपके सेल हैं। फर्ज करो कि ये सेल हैं और ये आपके क्यूबाइडल सेल हैं। तो ये सिंगल लेयर है तो हम कहेंगे सिंपल। अगर ये सिंगल लेयर है तो हम इसको क्या कहेंगे, सिंपल कहेंगे, सिंपल एपिथेलियम है। अगर सिंगल लेयर है तो सिंपल है। लेकिन अगर ये मल्टी लेयर है, ठीक है, अगर ये क्या है, मल्टीपल लेयर्ड है, मल्टीपल लेयर्ड है, इसकी लेयर्स ज्यादा हैं, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड। फर्ज करो मैं इधर बना देता हूँ, आपका एक ये लेयर आ गई। ठीक है, आपकी एक लेयर और एक लेयर ये आ गई, और एक लेयर ये आ गई, मतलब मल्टीपल लेयर्स हैं, दो या दो से ज्यादा हैं। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड। तो अभी हमने एपिथेलियल सेल्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया है, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। अब आपके माशाल्लाह सारे बड़े अक्लमंद बैठे हैं, और आप सबको पता है कि अगर ज्यादा लेयर्स होंगी तो प्रोटेक्शन ज्यादा होगी, और अगर कम लेयर्स होंगी तो प्रोटेक्शन कम होगी। अब जरा मुझे शाबाश बताएं, आपकी अकल क्या कहती है कि अल्लाह ताला ने जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया था, जो ऑर्गन्स थे, जो जेनिटल एक्सटर्नल थे, बाहर की तरफ थे, इन्वायरमेंट की तरफ थे, वो स्ट्रेटिफाइड रखे होंगे, या जो अंदर की तरफ थे, जो प्रोटेक्टेड हैं, ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, वो स्ट्रेटिफाइड रखे होंगे? जी, डॉक्टर मुकद्दस, एक्सलेंट, शाबाश। जो बाहर वाले ऑर्गन्स हैं, जो बाहर वाले ऑर्गन्स हैं, उनको स्ट्रेटिफाइड रखा होगा। ऑफ कोर्स, जाहिर सी बात है, उनकी मल्टीपल लेयर्स होती हैं। तो आपने क्या याद रखना है, आपने क्या याद रखना है, आगे हम एक पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशनल जोन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल जोन ऑफ सर्विक्स। फिलहाल आप इसको सर्विक्स ही कहें। ठीक है, सर्विक्स, फिलहाल आप इसको सर्विक्स कहें। सर्विक्स से जो बाहर वाले ऑर्गन्स हैं, क्योंकि दे आर एक्सपोज टू एनवायरमेंट, तो वो सारे क्या हैं, दे ऑल आर स्ट्रेटिफाइड, दे ऑल आर स्ट्रेटिफाइड। तो जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने उनको मल्टीपल लेयर्स में रखा होगा ताकि उनकी ज्यादा प्रोटेक्शन हो सके। तो जो एक्सटर्नल हैं, दे ऑल आर स्ट्रेटिफाइड।
अब जो सर्विक्स के बाद वाले हैं, जो सर्विक्स के बाद वाले हैं वो दे विल बी सिंगल लेयर, क्योंकि वो आगे बेचारे अंदर प्रोटेक्टेड है, तो उनको ज्यादा लेयर्स की जरूरत नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने उनको क्या रखा, सिंगल लेयर रखा, उनको क्या रखा, सिंगल लेयर। तो जो सर्विक्स से इन साइड पे है, ठीक है, जो सर्विक्स से आगे आगे हैं, जिसमें आपकी यूट्रस आती है, फ्लोपियन ट्यूब आती है, ओवरी आती है, दे आर सिंपल, ठीक है, दे आर सिंपल। तो एक मसला तो हल हो गया। एक मसला क्या हल हो गया कि यार स्ट्रेटिफाइड कौन से होंगे, जो बाहर वाले हैं, जो सर्विक्स से बाहर वाले हैं। उसमें क्या आता है, वुल्वा आता है, उसमें क्या आता है, वजाइना आता है, उसमें आपकी सर्विक्स का कुछ हिस्सा आता है। उसके बाद दे ऑल आर स्ट्रेटिफाइड। लेकिन सर्विक्स के बाद वाले, जिसमें यूट्रस आती है, जिसमें फ्लोपियन ट्यूब आती है, जिसमें ओवरी आती है, दे ऑल आर सिंपल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए आसान हो गया है कि ट्रांसफॉर्मेशनल जोन से, ट्रांसफॉर्मेशनल जोन अभी हम पढ़ते हैं क्या होता है। तो दे ऑल आर स्टेटिफाइड, उससे जो पहले हैं वो स्टेटिफाइड है, बाद वाले क्या है, सिंपल है। तो सीधी सी बात है। अब ये तो आपको बात समझ आ चुकी है कि यार सिंगल लेयर क्या होंगे, सिंपल होंगे, और मल्टीपल लेयर क्या होंगे, हमारे स्टेटिफाइड होंगे। लेकिन हम आगे चलते हैं, और आगे अब हम सेल्स की बात करते हैं कि सेल की शेप क्या है। ठीक है, तो जो एपिथेलियल के सेल्स की शेप है, इसको भी हमने थ्री ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले आपकी होती है स्क्वेमस। ठीक है, स्क्वेमस, आपने बड़ा नाम सुना होगा, स्क्वेमस 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 एपिथेलियम। तो स्क्वेमस क्या होता है, स्क्वेमस को आपने कैसे याद रखना है, देखो ये ना चौड़े से सेल्स होते हैं, इनके आगे लिखे हैं फ्लैट। ठीक है, दे आर फ्लैट सेल्स। और ये ना चपटे होते हैं, इनको उर्दू में कहते हैं चपटे। और ये चपटे मतलब ये चौड़े से सेल्स होते हैं। और ये ना अब्रेजन, जहां पे टीयर वगैरह हो, मतलब कि किसी चीज का रफ यूज हो, और वहां पे कोई फ्रिक्शन वगैरह हो, तो उसमें अल्लाह ताला ने स्क्वेमस सेल रखे हैं उस हिस्से में। तो स्क्वेमस सेल्स हमारे कहाँ पे होंगे, दे आर बिफोर। ठीक है, जो स्क्वेमस सेल्स हैं दे आर बिफोर ट्रांसफॉर्मेशनल जोन, दे आर बिफोर ट्रांसफॉर्मेशनल जोन। ट्रांसफॉर्मेशनल जोन किसका होता है, सर्विक्स का होता है। सर्विक्स से जो पहले पहले जितने भी सेल्स हैं, दे ऑल आर स्क्वेमस, दे ऑल आर स्क्वेमस। सर्विक्स से पहले क्यों कौन आती है, आपकी वजाइना आती है। तो वजाइना वजाइना में कौन होगा, वजाइना में कौन होगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। तो एमसीक्यू हल हो गया ना। आज तक आप रटा ही लगाते आए हैं, लेकिन अभी आपको बात समझ आ चुकी है। अब आपको ये भूलेगा नहीं इंशाल्लाह, अगर आप इस तरह इसको सीखोगे ना, तो आपको ये भूलेगा नहीं कि वजाइना का एपिथेलियम कौन सा होता है। तो आज तक आपने रटे ही मारे हैं कि वजाइना का एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होता है। लेकिन आज आपको बात समझ आ गई है कि वो क्यों होता है स्ट्रेटिफाइड मल्टीपल लेयर्स, और स्क्वेमस क्या होता है, चपटा होता है। ठीक है, वो फ्लैट सेल्स होते हैं। तो उस वजाइना के कौन से सेल्स होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। तो ट्रांसफॉर्मेशनल जोन से पहले पहले जितने भी सेल्स हैं दे ऑल आर स्क्वेमस। उसके बाद जो होते हैं कोलोमनर। ठीक है, कोलोमनर। कोलोमनर हम किसको कहते हैं, कोलोमनर कॉलम हम किसको कहते हैं, देखो कॉलम हम किसको कहते हैं, लंबा सा कॉलम होता है। ठीक है, लंबा सा कॉलम होता है, हम ऐसे ही कहते हैं ना कॉलम। तो अगर एक सेल है और वो लंबा सा, उसकी हाइट ज्यादा है और विड्थ कम है, उसको हम कहते हैं कोलोमनर एपिथेलियम। और अगर वो स्ट्रेटिफाइड कोलोमनर है, अगर वो क्या है, स्ट्रेटिफाइड कोलोमनर है, तो उसमें क्या होगा, उसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ कोलमनर सेल्स होंगी। और ये जो कोलमनर सेल्स हैं दे आर आफ्टर, ये ट्रांसफॉर्मेशनल जोन से बाद में आते हैं। ठीक है, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशनल जोन। उसके बाद तीसरी जो सेल है, तीसरी जो टाइप है, डेट इज योर क्यूबाइडल। ठीक है, डेट इज योर क्यूबाइडल। क्यूबाइडल हम किसको कहते हैं, क्यूब को। क्यूब मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ, हम बचपन में बड़ा बनाते रहे क्यूब्स। ठीक है, ये आ गया है आपका क्यूब। ठीक है, दिस इज क्यूब। तो जो आपकी इस शक्ल के सेल्स होंगे दे आर क्यूब्स, दे आर क्यूबाइडल। अगर ये सिंगल लेयर होंगे तो इसको हम कहेंगे सिंपल क्यूबाइडल। और अगर ये मल्टीपल लेयर होंगे तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल। और आप इसको रटा ही मार लें कि जो ओवरीज होती हैं, ठीक है, जो ओवरीज होती हैं उनमें कौन से होते हैं, ओवरीज में क्या होता है आपके, सिंपल क्यूबाइडल होते हैं। अब आपको आई होप कि रट्टा नहीं आप लगाओगे, कम से कम आप इसको कंसेप्ट के साथ करोगे। वरना ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप ये टेबल को जितना मर्जी रट्टा मार ले, आपको याद नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे ना इसको याद, कि ट्रांसफॉर्मेशनल जोन को आपने रेफरेंस बनाना है, उसके बाद जो होगा वो जो उसके बाद होगा डेट विल बी कोलमनर, जो उससे पीछे होगा डेट विल बी स्क्वेमस। और ट्रांसफॉर्मेशनल जोन को आपने बनाना है अपना रेफरेंस। और उसके जो पहले होगा दे विल बी स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत थी। और उसके बाद जो होंगे दे विल बी सिंपल, क्योंकि कम प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो ऑलरेडी बॉडी के अंदर है। डॉक्टर मारिया पूछ रही है कि ट्रांसफॉर्मेशनल का बता दे बस। ट्रांसफॉर्मेशनल जोन का मैं बताता हूँ, बस एक मिनट है। सर ये टेबल जस्ट रिप्रोडक्टिव के लिए है, जस्ट या होल बॉडी की हिस्टोलॉजी के लिए हम फॉलो कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं। डॉक्टर आशा, जो आपकी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव हिस्टोलॉजी है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं बताता हूँ आपको कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको टेबल याद कराने की कोशिश की, अभी तो हम क्लिनिकली आते हैं कि इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं। और नॉन क्रेटिनाइज्ड का मैं आपको बता देता हूँ, देखो अगर आपके एपिथेलियम में, ठीक है, अगर आपके एपिथेलियम में कैरेटिन प्रोटीन डिपॉजिट है, ठीक है, कैरेटिन एक प्रोटीन होती है, ठीक है, कैरेटिन कैरेटिन प्रोटीन होती है। अगर तो एपिथेलियम में कैरेटिन प्रोटीन डिपॉजिट है, तो इसको हम कहते हैं कैरेटिनाइज्ड।
कैरेटिनाइज्ड कहते हैं। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, सेल का साइटोप्लाज्म होता है, उसमें ना कैरेटिन बहुत ज्यादा भरी होती है, तो वो एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, तो इसको हम कहते हैं कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। और अगर आपके सेल में ऐसा कुछ नहीं है तो हम इसको कहेंगे नॉन कैरेटिनाइज्ड। तो जो वेजाइना होती है, इसका पूरा आंसर ये है कि इसमें क्या होगा, इसमें होगा स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। तो ये एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि वेजाइना का कौन सा एपिथेलियम होता है। तो कैरेटिनाइज्ड और नॉन, जी डॉक्टर हनान थे आईफोन, ओके। तो आई होप कि बात क्लियर हो गई है कि कैरेटिनाइज्ड और नॉन कैरेटिनाइज्ड में क्या होता है। जो अगर कैरेटिन जो प्रोटीन अगर वो डिपॉजिट हो जाए, डॉक्टर हनान, कैरेटिन का फंक्शन ये होता है, कैरेटिन का फंक्शन ये होता है कि कैरेटिन एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उस सेल को सख्त कर देती है। जो हमारी स्किन होती है, इट इज आल्सो कैरेटिनाइज्ड, ठीक है। स्किन हमारी मत वो ना उस जिस भी ऑर्गन का रफ एंड टफ यूज हो रहा हो ना, तो उसमें अल्लाह ताला ने कैरेटिनाइज्ड रखा है, उसके जो साइटोप्लाज्म है उसको कैरेटिन से भरा हुआ है, ताकि हम वो हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो इसका कोई खास मतलब यही है, इसके अलावा इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके जी, हम आगे चलते हैं, और आई होप कि आपको अब मेरा जो मेरा तरीका है वो समझ आ गया होगा कि आपने इस टेबल को कैसे याद करना है, वरना आप रटा नहीं मार सकते। खैर, अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं अलग अलग ऑर्गन्स की। सबसे पहले तो आप सबको पता होगा कि वजाइना का कौन सा एपिथेलियम होता है, ठीक है। तो इस कुछ बातें मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, अपनी बुक पे लिख लेना, ठीक है। वजाइना, वजाइना में क्या होता है, वजाइना में होता है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड क्यों होता है, क्योंकि ये मल्टीपल लेयर्स होती है, और मल्टीपल लेयर्स क्यों जरूरी है, ताकि फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, चपटे सेल्स होंगे लेकिन वो मल्टीपल लेयर्स होंगी, ठीक है। उसकी लेयर्स एक से ज्यादा होंगी और वो चपटे, दे विल बी फ्लैट सेल्स। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइज्ड, ठीक है, नॉन क्रेटिनाइज्ड, ओके। अब ये क्यों होते हैं, हम आगे जाके भी पढ़ेंगे कि जो वजाइना की पीएच होती है वो एसिडिक होती है, ठीक है। वजाइना की पीएच जो होती है वो क्या होती है, एसिडिक होती है। वजाइना की पीएच क्या होती है, एसिडिक होती है। वजाइना की पीएच क्या होती है, एसिडिक होती है। और इट इज ड्यू टू दिस एपिथेलियम, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। और ये जो एसिडिक पीएच है, ये प्रिवेंट करती है किसको, इन्फेक्शन को। ये प्रिवेंट करती है इन्फेक्शन को। तो जो एसिडिक पीएच है ये किसको प्रिवेंट करती है, इन्फेक्शन को। और अल्लाह ताला ने इंसान को परफेक्ट बनाया है। अल्लाह ताला ने इंसान को कैसे परफेक्ट बनाया है कि जो सीमन होता है वो बेसिक होता है। सीमन जो होता है वो बेसिक होता है, जब वो वजाइना में जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जो वजाइना की एसिडिक पीएच होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो खैर, हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे, फिलहाल आप वजाइना में ये याद रखिए कि इसमें कौन सा एपिथेलियम होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, वजाइना भी हो गया। उसके बाद आती है जी सर्विक्स। और सर्विक्स का काफी स्टूडेंट सवाल पूछ रहे थे कि यार सर्विक्स बता दें, सर्विक्स बता दें, तो ये मैं आपको बता देता हूँ सर्विक्स क्या होता है। देखो, आपको पता है कि वजाइना के बाद जो पार्ट आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसको हम कहते हैं सर्विक्स कहते हैं। अब सर्विक्स दो तरह की होती है, ठीक है। सर्विक्स दो तरह की, इसके टू पार्ट्स होते हैं, एक्टो सर्विक्स, ठीक है, एक्टो सर्विक्स और आपकी एंडो सर्विक्स। एंडो एंड एक्टो सर्विक्स, एंडो एंड एक्टो सर्विक्स। ऐसी सर्विक्स जो आउटसाइड होती है, ठीक है, जो बाहर की तरफ होती है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी, फिलहाल मैं सिर्फ आपको एपिथेलियम पढ़ा रहा हूँ। आउटसाइड जो सर्विक्स होती है, जो एनवायर मतलब बाहर की तरफ होती है, उसको हम कहते हैं एक्टो सर्विक्स। इसको हम क्या कहते हैं, एक्टो सर्विक्स। और एक्टो सर्विक्स किससे मिलकर बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ वेजाइनल एपिथेलियम। इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, जब मैं आपको कैंसर पढ़ाऊंगा ये दोबारा भी पढ़ाऊंगा। जो एक्टो सर्विक्स होती है, इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ठीक है। ये किससे मिलकर बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस से। जो वेजाइना का एपिथेलियम है वही एक्टो सर्विक्स बना रहा होता है, वही एक्टो सर्विक्स बना रहा होता है। लेकिन जो हमारी एंडो सर्विक्स है, जो एंडो सर्विक्स है, एंडो सर्विक्स किससे मिलकर बनी होती है, एंडो सर्विक्स मिलकर बनी होती है सिंपल कोलमनर से, ठीक है, सिंपल कोलमनर से, सिंपल कोलमनर से। अब आप सारे माशाल्लाह बड़े जीनियस हैं। ऊपर क्या है, ऊपर है स्क्वेमस और नीचे क्या है, कोलमनर सेल्स हैं। ऊपर चपटे सेल्स हैं, नीचे लंबे लंबे सेल्स हैं। तो इनके दरमियान कोई जोन तो होगा ना, इनके दरमियान कोई जोन तो होगा। मैं आपको इसकी हिस्टोलॉजी स्लाइड भी दिखाता हूँ, ये हिस्टोलॉजी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दरमियान जो जोन होता है इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल जोन। जहां से जहां से आपकी सर्विक्स एक्टो सर्विक्स कन्वर्ट हो रही होती है एंडो में, इसके दरमियान जो जोन होता है इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल जोन। और जो ट्रांसफॉर्मेशनल जोन होता है इसका एपिथेलियम, अगर आपसे कोई बंदा पूछे, अगर आपसे ट्रांसफॉर्मेशनल जोन का एपिथेलियम कोई बंदा पूछे तो आप क्या कहोगे, आप उसको कहोगे स्क्वेमोकोलोमनर, ठीक है। उसको आप क्या कहोगे, स्क्वेमोकोलोमनर, स्क्वेमोकोलोमनर। कि उसमें स्क्वेमस सेल्स भी होते हैं और उसमें कोलोमनर सेल्स भी होते हैं। स्क्वेमस क्या होंगे, स्ट्रेटिफाइड होंगे, और जो हमारे कोलमनर होंगे दे विल बी सिंपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ट्रांसफॉर्मेशनल जोन का हमारे पास एपिथेलियम कौन सा होता है। ये होता है स्क्वेमोकोलोमनर, स्क्वेमोकोलोमनर एपिथेलियम होता है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो स्क्वेमोकोलोमनर हमारा ये एपिथेलियम है, इट इज एट हाईएस्ट रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर। यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर होने का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस आपके क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं।
अब मैं आपको एक बुक से एक ना स्लाइड दिखाता हूँ, उस स्लाइड की मैं आपको इंपॉर्टेंस बताता हूँ। आपको पता ही होगा, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको सबको पता है कि अभी मैं गया हुआ था इसी कूल, एक ओलंपिक था और हमारा 3 दिन का वहां पे टूर था। ठीक है, तो हमें ना एक स्लाइड मिली थी। हमसे ना काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, और हमें ना उन्होंने एक हिस्टोलॉजी स्लाइड दिखाई थी। और वो हिस्टोलॉजी स्लाइड ये वाली थी, मैं आपको दिखाता हूँ किधर गई, ये वाली। ये देखो, ये आपके सामने जो स्लाइड शो हो रही है, इट इज ट्रांसफॉर्मेशनल जोन। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल जोन है। इसमें एक साइड पे कॉलमनर सेल्स हैं और एक साइड पे क्या है, आपके स्क्वेमस सेल्स हैं। एक साइड पे स्क्वेमस हैं और एक साइड पे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल, ये इट इज ट्रांसफॉर्मेशनल जोन। एक साइड पे कॉलमनर सेल्स हैं और एक साइड पे क्या है, आपके स्क्वेमस सेल्स हैं। और ये हमें ओलंपिड में उन्होंने ये मुकाबले में दिखाई थी स्लाइड, और हमने इसको ठीक किया था, आंसर को ठीक हो गया। तो आई होप कि आपको ये याद रहेगा कि ट्रांसफॉर्मेशनल जोन क्या होता है। तो उसने भी यही बात लिखी हुई है कि इट इज स्क्वेमोकोलुमनर जंक्शन। स्क्वेमोकोलुमनर जंक्शन जहां से आपकी एक्टोसर्विक्स एंडोसर्विक्स में कन्वर्ट हो रही होती है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल जोन। और इट इज मोस्ट 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 कॉमन काज और मोस्ट कॉमन एरिया फॉर सर्वाइकल कैंसर। सर्विक्स का कैंसर होने के सबसे ज्यादा चांसेस कहाँ पे होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल जोन में होते हैं। और इसको जो पैप टेस्ट है, पैप स्मेयर, हम आगे जाके पढ़ेंगे पैप स्मेयर क्या होता है। तो हम इस ट्रांसफॉर्मेशनल जोन से सेल्स लेते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, तो इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। ओके, टेंशन नहीं लेनी, फिलहाल आपको ट्रांसफॉर्मेशनल जोन आई होप की समझ आ चुका है।